तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मैं देखना चाहता हूं कि इस महीने के अंत तक हमें कितने सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात। 2 सालों के बाद भी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है उस सप्ताह जो कुछ हुआ था, और उसका प्रत्येक विवरण मुझे याद है। यह मेरे जीवन का सबसे बुरा सप्ताह था, और यदि बुरे से भी कोई और बुरा शब्द होता तो इस सप्ताह के लिए एकदम सही बैठता। ईरा और मैं हमारे फाइनल्स के बाद एक पार्टी में जा रहे थे। उसने संचार में पढ़ाई की थी और मैंने रचनात्मक लेखन में। परीक्षाएं इतनी बुरी नहीं थी, इसलिए हमने सप्तांत के लिए बाहर जाने का फैसला किया। हमारे अपार्टमेंट से लगभग 2 ब्लॉक दूर एक क्लब था, और हमें यह बताया गया था कि यह एक बहुत अच्छा क्लब है। हम एक अविश्वसनीय समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही योजनाएं बनाई हुई थी। वह शनिवार का दिन था, और शुक्रवार को हमारी परीक्षाएं समाप्त हुई और हम रात होने की उत्सुकता में जगे ताकि हम अपनी योजनाओं के अनुसार बाहर जा सके। हमने सामान्य दिनों की तरह अपनी दैनिक गतिविधियां की, और जब शाम हुई तो हमने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। यह पहली बार नहीं था जब हम बाहर जा रहे थे, बल्कि यह पहली बार था जब हम इस जगह पर जा रहे थे, और हम बहुत लंबे समय से कहीं बाहर भी नहीं गए थे। शाम के करीब 5 बजे ईरा ने मुझसे यह कहा कि अब उसका जाने का मन नहीं है। हमें वहीं रुकना चाहिए था, लेकिन मैंने इससे उसके बारे में बात की, यह कहते हुए कि यह एक ऐसी रात थी जिसे हमें नहीं चूकना चाहिए था। साथ ही जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम वहां अपने कुछ दोस्तों से भी मिल सकते हैं। मेरा इतना कहना था कि उसका मूड अच्छा हो गया और हम तैयार होकर बाहर जाने के लिए राजी हो गए। लेकिन मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी और हमें नहीं जाना चाहिए था। मैं उसे ऐसी भयानक स्थिति में पहुंचाने के लिए अपने आप को दोषी महसूस करती हूं। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम लगभग 10 बजे घर से बाहर निकले, और कैब के लिए लगभग 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद हम थक गए और हमने पैदल चलने का फैसला किया, क्योंकि हमें लगा कि 2 ब्लॉक चलते चलते हमें या तो कोई कैब या उबर मिल जाएगी। लेकिन यह हमारी गलती थी। जब हमें कैब नहीं मिली तो हमें ये एक संकेत के रूप में मानना चाहिए था कि हम घर जाके पार्टी करें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और हम चलते रहे, और चलते चलते क्लब पहुंचने के लिए इधर उधर की बातें करते रहे। वो पूरा इलाका काफी शांत और सुनसान था, जिससे हमें थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन हम आश्वस्त थे कि हमें कोई टैक्सी मिल जाएगी, इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं थी। और वैसे भी हमने पहले कभी इस सड़क पर हिंसा का कोई मामला सुना नहीं था। हम बस पार्टी में समय पर पहुंचना चाहते थे। उस क्षण की हमारी एकमात्र चिंता यही थी। कुछ मिनटों तक चलने के बाद हमने देखा कि लगभग 3 कारें हमारे सामने से गुजर गई। हमने सोचा कि वे भी शायद पार्टी या कहीं और भी जा रही थी। यह महत्वपूर्ण नहीं था और हमें वास्तव में इसकी परवाह भी नहीं थी। हम चलते रहे, और थोड़ी देर बाद हम अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप के पास जा पहुंचे, जो रात के उस वक्त बंद हो चुकी थी। उस कॉफी शॉप के ठीक सामने जिन कारों को हमने पहले देखा था वे रुकी हुई थी, और उसके अंदर के बैठे लोग बाहर आकर धूम्रपान और शराब पी रहे थे, और वे काफी जोर जोर से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। हमने गुजरने के लिए कोई और रास्ता खोजने की कोशिश की, यह देखते हुए कि वे हमारे रास्ते में खड़े थे, और हम उस वक्त काफी डर गए थे। हम नहीं चाहते थे कि कोई हमारी इस रात को बर्बाद करे, और हिम्मत जुटाकर हम दोनों ने आगे चलने का फैसला किया। यही हमारी एक और गलती थी। हम मूर्ख थे कि हम ये सोच रहे थे कि हम बिना किसी समस्या के उनके पास से गुजर सकते थे। तभी ईरा ने कहा, अनीता तुम चिंता मत करो, अगर इनमें से कोई भी कुछ कोशिश करेगा तो हम तुरंत दौड़ना शुरू कर देंगे। मैं उस समय शांत थी, क्योंकि हमारे पास भागने की योजना थी, इसीलिए हम थोड़ा आश्वस्त थे। जब हम उनके बीच में पहुंचे तो उन्होंने हमें रोका और हमारी तरफ बढ़ने लगे और हमसे बात करने की कोशिश करने लगे, जिसे हमने विनम्रता से ठुकरा दिया।
लेकिन वे पीछे नहीं हटे और अंततः वे हमारे साथ काफी हिंसक हो गए। उनमें से एक ने बहस करते हुए अनीता को थप्पड़ मार दिया, यह कहते हुए कि वो उसके प्रति असभ्य थी। उसके बाद उन्होंने हमें जबरदस्ती कार में घुसने के लिए कहा और जब हम अंदर नहीं जाना चाहते थे तो उन्होंने हमें धमकी से कार के अंदर घुसा दिया। उस वक्त मैं रोने लगी। ईरा, जो हमेशा से बहुत मजबूत और बहादुर रही है, उस रात जब हम कार में थे तो मैंने उसके चेहरे पर भी एक डर देखा। इस स्थिति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। उसके बाद जब मैं एक विशाल घर में जागी तब मुझे पता चला कि मैं बेहोश हो गई थी। मैं सोफे पर लेटी हुई थी और मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैंने तुरंत ये जानने की कोशिश की कि अनीता कहाँ है और तभी वो मुझे अपने बगल में रोते हुए दिखी। मैं काफी डर गई थी। वो पुरुष काफी जोर से हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत से हमने यह निष्कर्ष निकाला कि वे एक गिरोह के थे और अपनी किसी एक विपक्षी गिरोह की तलाश में थे और हम ठीक उसी समय उनके सामने आ गए। मैंने रोना शुरू कर दिया और उनसे जाने देने की विनती करते हुए कहा कि अगर उन्हें पैसे चाहिए तो हम उन्हें देने के लिए तैयार हैं। उस समय मेरे पास अपने बचाए हुए पैसे थे जिन्हें मैं उन्हें दे सकती थी अगर इसका मतलब हमारा जीवन बचाना होता। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वे मेरी किसी भी बात को सुन ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ईरा के पास गया और उसे छूने लगा। वह घबरा गई थी और उसने उन्हें रोकने की विनती करने की कोशिश की। तभी एक दूसरा लड़का भी वैसा ही करने के लिए मेरे पास आया और मैंने भी उससे उसी तरह विनती की। हम दोनों गिड़गिड़ाते रहे लेकिन वे लोग हम पर सिर्फ हंस रहे थे। वे सभी ईरा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उसे चूमने और छूने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं पता अचानक क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझ में रुचि खो दी थी और वह ईरा पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करने लगे। मैं उन्हें रोकने के लिए चिल्लाती रही, विनती करती रही, लेकिन वे नहीं रुके। मैं बहुत देर तक चीखी, चिल्लाई, रोई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। मैंने देखा कि मेरी दोस्त के साथ गिरोह के सदस्यों ने छेड़छाड़ और बलात्कार किया। आखिरकार वे उसे एक कमरे में ले गए और मुझे यह कहते हुए अकेला छोड़ दिया कि अगला नंबर मेरा है और वे मेरे लिए वापस आ रहे हैं। जैसे ही वे जा रहे थे मैंने देखा कि मैं जहां बैठी हुई थी उसके ठीक बगल में एक जेब चाकू पड़ा हुआ था। मैंने तब तक इस पर ध्यान नहीं दिया था। मैं शायद भाग्यशाली थी और ईरा नहीं थी। मुझे नहीं पता कि मैं मदद पाने और निकटतम पुलिस की तलाश करने के लिए घर से सड़क तक कैसे पहुंची। मुझे पुलिस के पास जाने और उन्हें यह बताने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा कि वहां क्या हुआ था। मैं भाग्यशाली थी कि जब मैं दिशाहीन चल रही थी तभी एक अधिकारी जो अभी अभी पैरोल पर आया था ने मुझे देखा और मेरे पास आया और मैंने उन्हें सब बताया जो घटित हुआ था और उन्होंने तुरंत समर्थन के लिए और फोर्स बुलाई और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी दी। आखिरकार वे ईरा की मदद के लिए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका बहुत खून बह गया था और इससे पहले कि वे उसे अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई। इस खबर ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। हमारी एक साथ बहुत सारी योजनाएं थी। हम एक दूसरे के साथ अपने जीवन की योजना बनाने जा रहे थे। मुझे उससे बेहतर कभी कोई नहीं मिल सकता था और मैं अपने जीवन में उसके अस्तित्व को कभी नहीं भूलूंगी। ऐसी डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इन्फो हॉरर को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।